Hello to everyone, Jai Hind, and I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। पॉलिटी सेक्शन हम लोग लेकर आ रहे हैं। पॉलिटी में आप हम लोग ने जो कवर किए हैं इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, दैट इज सबसे पहले तो कुछ मोशंस मतलब एडजर्नमेंट मोशन के बारे में हमारा क्वेश्चन है, जो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन हमने देखा है। पास्ट यूपीएससी के सीएससी में भी आया था, सीडीएस में भी आया था, सीएपीएफ में भी आया था और एनडीए के अंदर भी आया था। तो आपको वो टॉपिक हम लोग सिलेक्टेड करके लेकर आ रहे हैं कि ये टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं और आपको ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा इम्पीचमेंट के ऊपर हम लोग ने सवाल रखा है, कमिटीज़ के ऊपर सवाल रखा है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो पॉलिटी है, लेट्स बिगिन विद द सेशन। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो है, देखिए आप सीडीएस, एनडीए, एफकैट जो भी एंट्री से फौज में ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसमें आपको अल्टीमेटली एक रास्ता होता है जिस रास्ते को आपको पार करना पड़ेगा, दैट इज एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी क्वालिफाई करना, रिकमेंड होना बहुत बड़ी बात होती है। सो आप जो है वो रिकमेंडेशन तभी पा सकते हो जब आप जो है उसकी प्रिपरेशन करोगे प्रॉपरली, राइट। तो अभी से आप लग जाइए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम लोग आगे डिफेंस फोर्सेस में जाएंगे कमीशन्ड ऑफिसर के द्वारा, तो ऑब्वियसली एसएसबी फेस करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। करना सिंपल यही है, आप जो है हमारे पोर्टल के अंदर जाएंगे, पोर्टल अभिपीडिया है या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आराम से आप जो है सीधा पहुंच जाएंगे एसएसबी इंटरव्यू मॉड्यूल के अंदर। वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आप रजिस्टर कीजिए, सिंपल आपको हर चीज़ जो है मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको काउंसलिंग सेशंस फ्री मिल जाएंगे, आपको एसएसबी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल फ्री मिल जाएगा, आपको 1-on-1 मेंटोरशिप गाइडेंस मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो आप इसको ज़रूर आप एक बार देखिए, चेक कीजिए और अपने आप में वो इनिशिएटिव जो है वो लेना शुरू कर दीजिए फॉर योर एसएसबी ऑल्सो, इफ़ यू आर अ ट्रू हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट। ठीक है, तो चलो इसको हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा इस लेक्चर की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस लेक्चर को आप लिखने तो बैठोगे नहीं, एमसीक्यूज, इसमें आप क्या करोगे, पीडीएफ जो है इस लेक्चर की कहाँ पे मिलेगी। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अगेन टू गेट द पीडीएफ वाला एक लाइन लिखी होगी, उसके नीचे लिंक दिया होगा, वो क्लिक करो, लेक्चर की पीडीएफ आपको सीधा वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे प्रोसेस था एसएसबी से रिलेटेड, लेक्चर के पीडीएफ से रिलेटेड। और साथ ही साथ अगर इस पूरे के पूरे सीडीएस कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारा पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे आप जाइए, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, मॉड्यूल भी मिल जाएगा, इस तरीके से सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले पार्लियामेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट मोशन होता है, एडजर्नमेंट मोशन, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सवाल नंबर 1 क्या कहता है। सवाल पहला ये कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज व्हाट? टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, to let opposition members collect information from the ministers, to allow a reduction of specific amount in demand for grants, to postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members। एडजर्नमेंट मोशन का पर्पस क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन जो होता है वो जब आता है, उसको लाया जाता है, तो उसको क्या, किसके लिए वो किया जाता है, क्या पर्पस होता है उसका। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही फेमस है, हर एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के अंदर जो एडजर्नमेंट मोशन होता है, इज पर्पस जो है इसका इज टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन डेफिनेट मैटर, वो मैटर जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग जो है जब भी डिस्कशन करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक से रिलेटेड है, वेलफेयर नेशन से रिलेटेड है, उसके ऊपर हम लोग
टाइम लगा के रेजोल्यूशन पास करके डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग एकदम से ये मोशन लेकर आएंगे ताकि वहाँ पे फटाफट डिस्कशन हो और डिसीजन मेकिंग जल्दी से जल्दी हो। तो देखते हैं अर्जेंट एडजर्नमेंट मोशन में होता क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। सो पार्लियामेंट में क्या होता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड डेफिनेट मैटर होगा, डिस्कशन ऑन क्विक एडजर्नमेंट मोशन के तहत होगी। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हाउस होता है उसको जल्दी से जल्दी इकट्ठा करना, उसकी अटेंशन इकट्ठी करनी, मतलब फोकस में लानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो रादर देन कोई मोशन या रेजोल्यूशन हम लोग लेकर आए ताकि एमपीज को इकट्ठा करने के लिए, हम लोग सीधा ये मोशन लेकर आ रहे हैं जिसमें सबके सो इकट्ठे होके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो ये है एडजर्नमेंट मोशन, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। कौन सी है जो पार्लियामेंट की कमिटीज हैं। इसमें है पब्लिक अकाउंट कमेटी, या इसको पीएसी भी कहते हैं, पीएसी हो गया। इसको एस्टिमेट कमेटी है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन बिलो। कौन सी कमिटीज हैं जो कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट है। आपके पास है क्वेश्चन, सिंपल आंसर दीजिएगा। इज इट 1 2 3, 1 2 1 3 या 2 3, ठीक है, आंसर दीजिए इसका। सो आंसर क्या है आपका, तीनों के तीनों सही हैं, तीनों के तीनों सही हैं और तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे सवाल बनते हैं। 1 2 3 तीनों ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पीएसी की। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने लोग होते हैं, एग्जिस्टेंस में आई 1919 के एक्ट के अंदर, ठीक है। 1919 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें 15 लोग जो होंगे वो इलेक्ट होंगे लोकसभा से, इसमें 7 लोग होंगे जो इलेक्ट होंगे राज्यसभा से, टोटल मेंबर होंगे 22, ठीक है, 22 लोग होंगे। अब जो मिनिस्टर है वो एलिजिबल नहीं है इस कमेटी में भागीदारी बनने के लिए, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, नो मिनिस्टर, ओनली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। इसके अलावा जितने भी ये मेंबर्स होंगे लोकसभा राज्यसभा के, इनका जो टेन्योर होगा वो 1 साल होगा, ठीक है। और जो चेयरमैन होगा किसका, पीएसी का, वो अपॉइंट किया जाएगा स्पीकर के द्वारा, एंड चेयरमैन इज इनवर्बली फ्रॉम द वेरिएबली फ्रॉम द ऑपोजिशन, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले 1919 के एग्जिस्टेंस में आई। दूसरा, 15 लोग इसके राज्यसभा के, लोकसभा के होंगे, 7 राज्यसभा के, मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता, और 1 साल का टेन्योर होगा जितने भी मेंबर होंगे। चेयरपर्सन कौन होगा पीएसी का, वो होगा जो स्पीकर अपॉइंट करेगा, और चेयरपर्सन ऑपोजिशन से लिया जाता है, ठीक है। दूसरा इज एस्टिमेट कमेटी, 30 मेंबर्स होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं हर साल। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि कौन सी कमेटी है जिसमें सारे के सारे मेंबर लोकसभा से आते हैं, कौन सी है, एस्टिमेट कमेटी। अगेन मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू दिस कमेटी, अगेन 1 साल टर्म रहेगी। चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन, वो अपॉइंट कौन करेगा, स्पीकर करेगा, और ये जनरली रूलिंग पार्टी से होता है। देखो पीएसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पीएसी का जो चेयरमैन होता है वो ऑपोजिशन पार्टी से होता है, और एस्टिमेट कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा, याद रखेंगे। चलो पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें, पब्लिक अंडरटेकिंग जो है ये किस कमेटी ने बेसिकली रिकमेंड किया था, ये कृष्ण मेनन कमेटी ने रिकमेंड किया था दैट वी नीड टू हैव कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं जो लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, पीएसी जैसा ही सिस्टम है इनका भी। मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होता, 1 साल का टाइम पीरियड होता है, और हमेशा ये याद रख लेना कि चेयरपर्सन जो होगा वो कौन अपॉइंट होगा, मेंबर ऑफ द लोकसभा से ही होगा, राइट। इसमें इतना पॉइंट याद रख लो ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चेयरपर्सन होगा किसका, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का,
वो कहां से बनेगा? वो लोकसभा से ही बनेगा। वो कहां से बनेगा? वो लोकसभा से ही बनेगा एंड इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। ठीक है, सो ये पॉइंट। और जो पीएससी वाला पॉइंट है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, और अंडरटेकिंग वाली जो कमेटी है उसमें डिफरेंस ये है कि जो चेयरपर्सन होगा पब्लिक अंडरटेकिंग में वो लोकसभा से ही बनेगा, और उसमें जो चेयरपर्सन होगा वो ऑपोजिशन पार्टी से बन सकता है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा किसी के भी है, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो ये इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं जनरली, इसीलिए मैं ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the Attorney General of India is appointed by President upon the recommendation of Chief Justice of Supreme Court. ठीक है, उसके बाद Attorney General of India has the right to speak in the Parliament but he cannot vote. हाँ जी, बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट है ना? यही तो पूछा हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बोला गया है कि ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट इसको रिकमेंड कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा है, पढ़ा होगा तो आप आंसर देंगे। ठीक है, हैज द राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट बट कैन नॉट वोट, बट कैन नॉट वोट। हाँ जी, हाँ। सो यहां पे आंसर क्या है? यहां पे आंसर है हमारा 1 and 2। ऐसा नहीं है, इट इज 2 ओनली, ऑब्वियसली यस, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विदाउट एनी रिकमेंडेशन। ठीक है, वो उसकी अपनी पावर है कि वो किसी को भी अटॉर्नी जनरल बना सकता है बेस्ड ऑन दी इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो यहां पे रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ये कुछ भी नहीं है, बस स्टेटमेंट को आगे बढ़ा दिया है गलत करके। ठीक है, तो इसके पास राइट टू स्पीक है बिल्कुल, बट कैन नॉट वोट। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हमें ये चीज पता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, देखिए एक होती है सैट, सैट मतलब होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और एक होती है कैट, कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, सो कौन सा नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के अंदर आता है? एनी मेंबर ऑफ द नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स और एनी अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, any officer of the Supreme Court or any High Court, secretarial staff of either house of the Parliament। ठीक है, तो 1 2 3 4 क्या आंसर होना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। हाँ जी, तो देखो बहुत सिंपल, हमने पढ़ ही लिया था कि कोई भी मेंबर है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से बिलोंग करता है वो नहीं आता इसके परव्यू के अंदर, इसके दायरे के अंदर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी ऑफिसर या फिर पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा का कोई भी सेक्रेटेरियल स्टाफ है विल नॉट कम अंडर दिस परव्यू, एंड द सी इज द करेक्ट आंसर। सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमने ये याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है? बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिखी हैं बट ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड ओनली टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी एंड वन और मोर स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो an appellate jurisdiction over all courts and tribunals in India. Supreme Court has special advisory jurisdiction in matters which may specifically be referred to it by President of India. इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। देखो अब बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन आंसर ना एक वर्ड की वजह से आपका नहीं आ रहा होगा, कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट लिख दिया होगा इन्होंने जहां से आप सोच रहे होंगे यार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ो, यू हैव 20 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको देखो। यस
हाँ जी, एवरीवन शुड आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। हाँ जी, ओके। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपिलिएट हो गई, एडवाइजरी हो गई, ओरिजिनल हो गई, ठीक है। उसके बाद जो जितनी भी ज्यूरिडिक्शन होगी वो सारी ज्यूरिडिक्शंस इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें हमने क्या आंसर निकालना है, इसमें आंसर पूछा हुआ है कौन सा सही है। तो सही में तो हमारा सामने दिख ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन होती है कि कोई भी कोर्ट ट्राइब्यूनल की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी होती है जिसमें कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई मैटर पे अगर उसको एडवाइस चाहिए सुप्रीम कोर्ट को वो देनी पड़ेगी। दिस एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है ये बाइंडिंग है, दिस इज बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइज, ठीक है। बट ये जो एडवाइस है इट इज नॉट बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है। ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे। तो उसके अलावा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड ओनली, नहीं ये गलत है, ओनली ये गलत है। 2 and 3 are the correct answer. C should be the correct answer. So it is exclusive original jurisdiction जो होती है सुप्रीम कोर्ट की वो एक्सटेंड होती है टू एनी डिस्प्यूट, ठीक है। नॉट ओनली टू स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स बट टू एनी डिस्प्यूट, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन इंडिया। कौन से एग्जाम्पल्स हैं? फॉलोइंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन इंडिया, ठीक है। जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, सर्विस टैक्सेशन, लेबर लॉज या नन ऑफ द अबव। रेसिड्यूरी पावर के कौन से एग्जाम्पल्स हैं? देखो ये जो लॉज है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ लिया मैंने कि ओरिजिनल रेसिड्यूरी पावर इंडिया में कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। हाँ जी बताइए। यस, यस। सो इसका आंसर क्या है? इट इज सर्विस टैक्सेशन। सर्विस टैक्सेशन रेसिड्यूरी पावर्स में आ जाता है। सर्विस टैक्सेशन कम्स अंडर द रेसिड्यूरी पावर इन इंडिया। 9. Next is the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving substantial question of law for the purpose of hearing any reference under Article 143 shall be 5, 9, 7, 11. तो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो बैठते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग, जहां पे बात आती है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की। तो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने बैठने चाहिए जहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आती है अंडर आर्टिकल 143? शैल बी हाउ मच, शैल बी हाउ मच, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है इतना समझने वाली तो है नहीं, ठीक है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहाँ पे आता है? हाँ जी बताइए। जी, हाँ। सो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो होने चाहिए दैट शुड बी 5, दैट शुड बी हाउ मच? 5 मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए, ठीक है। तो इतना आप याद रख सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस नीड्स टू बी, जो बैठेंगे कोई भी मैटर हो जो अंडर आर्टिकल 143 के है तो उसमें 5 जजेस मिनिमम बैठने चाहिए उस बेंच के अंदर, तभी वो मैटर को डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। ओके,
वन हाई कोर्ट मे हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर 2 और मोर स्टेट्स, ऐसा देखा गया है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। इफ द फॉलोइंग सो डिसाइड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स की मल्टीपल स्टेट को कवर करेगी, उसकी ज्यूरिडिक्शन जो होगी वो मल्टीपल स्टेट्स में होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा या स्टेट्स इन्वॉल्व करेंगे? ठीक है, अब ये सवाल जो है ये आप खुद देखिए कि कौन डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है तो वो कर सकता है ना, या प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी। हाईएस्ट जो पिलर है आपका, 3 पिलर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो एग्जीक्यूटिव में हाईएस्ट है वो, और लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है ना। तो आपको कौन लगता है कौन करेगा ये, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट? सो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, पोजीशन है। सो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशन जुडिशरी का ये डिसीजन लेता है कि इसका जुरिडिक्शन कहाँ पे होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड वन हाई कोर्ट जुरिडिक्शन ओवर 2 और मोर स्टेट्स। अब देखिए, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय whom? जो चार्ज है इम्पीचमेंट का अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय whom? ठीक है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, सो इम्पीचमेंट का जो चार्ज है वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, उसके रिमूवल के लिए वो कौन प्रेफर कर सकता है? ठीक है, तो बताएंगे आप इसका आंसर क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इट इज बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है इट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, इट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। एक आर्टिकल एक और याद रखो, 61, आर्टिकल 61 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है, प्रोवाइड करता है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो प्रेसिडेंट इम्पीच किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से बाय वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी वॉयलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का तब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। बट वॉयलेशन ऑफ इम्पीचमेंट होती क्या है ना, इसका डेफिनेशन किसी ने कुछ नहीं बताया कि व्हाट शुड बी द वॉयलेशन ऑफ इम्पीचमेंट, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि वॉयलेशन कब बोला जाएगा कि ये वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। सो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सही है, इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 में बोला गया है प्रोवाइड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और कैन इन ऑर्डर व्हेनेवर देयर इज अ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो इम्पीचमेंट के चार्जेस हैं ये इनिशिएट किए जा सकते हैं ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट के हाउस में ये शुरू किया जा सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक फीचर that was introduced by Supreme Court in the केशवानंदा भारती केस वर्डिक्ट, वो कॉन्सेप्ट जो था वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया वर्डिक्ट में, कौन से वर्डिक्ट से? दैट इज 25th अमेंडमेंट, 29th, 34th, 32nd अमेंडमेंट एक्ट, नन ऑफ दीज। ठीक है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर। हाँ जी, ठीक है। सो ये जो बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट सामने आया केशवानंदा भारती केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस के थ्रू ये वर्डिक्ट दिया बेसिक फीचर का। सो ये केशवानंदा भारती केस आया क्यों, मतलब केस हुआ क्यों?
बिकॉज एक अमेंडमेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वो अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट एक्ट नहीं था, 29th नहीं था, 32nd नहीं था, इट वॉज 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ कि ये केशवानंदा भारती केस फाइल हुआ और इसके थ्रू जो है बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट हमारे को पढ़ने को मिलता है। देखिए ये बड़ा ही सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डाउट भी हो जाता है कि पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज्ड ऑन द फॉलोइंग। कहाँ से पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो होती है वो चार्ज की जाती है? इज इट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ दीज। ठीक है, सो कहाँ से ये पेंशन जो है वो चार्ज की जाती है, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, इज इट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट? हाँ जी, यस, जो पेंशन है हाई कोर्ट जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती है। ठीक है, इंडिया से चार्ज की जाती है। कोई भी क्वेश्चन है जो अराइज होता है टू द एज ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की एज को लेके कोई सवाल पैदा होता है, तो ये जो सवाल है शैल बी डिसाइडेड बाय हुम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई कोलिजियम बना दिया जाएगा जजेस का हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या 3 जजेस कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जल्दी बताइएगा, इसका आंसर क्या लगता है कि कोई भी सवाल है जज की एज को लेके, ठीक है, तो वो जो जज की एज होगी वो कौन डिसाइड करेगा? क्वेश्चन। हाँ, सो इट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is going to decide the age, any question arise, age of the judge of the high court, तो question shall be decided by chief justice of India, CJI उसको decide करेगा। ठीक है, who can initiate the process of removal of vice president of India? कौन जो है initiate करेगा removal process of vice president of India? ठीक है, हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट का, हमने पढ़ा था उसमें प्रेसिडेंट के रिमूवल प्रोसेस को दोनों हाउस में से कोई भी शुरू कर सकता है। ठीक है, बट वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल प्रोसेस को कौन इनिशिएट कर सकता है? प्रेसिडेंट, कैबिनेट, लोकसभा, राज्यसभा? जल्दी बताइएगा। हाँ जी, जल्दी बताइए। प्रेसिडेंट, कैबिनेट, लोकसभा, राज्यसभा? यस, इट इज राज्यसभा, इट इज राज्यसभा। ठीक है, इट इज राज्यसभा। सो याद रखो वो आर्टिकल 61 था जिसमें हमने प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात की। ये आर्टिकल 63 है, दिस आर्टिकल इज 63, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसका बोला गया कि उसकी 35 साल से ज़्यादा 35 साल तक कंप्लीट होनी चाहिए उसकी उम्र। ठीक है, और इसको जो है इलेक्ट, नॉमिनेट मेंबर्स, ये प्रोसेस है यार। अब ये प्रोसेस आप अभी यहाँ से पढ़ लो, अपने उसमें बुक में पढ़ लो। एक ही चीज़ है कि उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उस इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों के दोनों होंगे, लोकसभा राज्यसभा के, और ये फिर आगे जाके वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। ये रहेगा वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए। ठीक है, और ये वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह एक्ट करना। बट इसमें एक चीज याद रखो, जो सैलरी होती है वाइस प्रेसिडेंट की वो क्या होती है, किसकी होती है? वो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के डेजिग्नेशन के लिए लेता है या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है उसकी डेजिग्नेशन के लिए लेता है। ठीक है, और इसको अगर रिजाइन करना है वाइस प्रेसिडेंट को, वो सीधा अपना लेटर जो है रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को दे देगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राज्यसभा में ही वो रेजोल्यूशन पास होगा या इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर व्हाट? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो पावर होता है कि जब भी डिसाइड हो जाए, डिस्प्यूट हो सेंटर और स्टेट के बीच में,
तो वो ज्यूरिडिक्शन किसके अंदर आती है? एडवाइजरी, एपिलिएट, ओरिजिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल? जल्दी बताइएगा। एपिलिएट में तो नहीं आती, एडवाइजरी में हमने पढ़ लिया, एपिलिएट भी पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं बल्कि इट इज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो देखिए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में ये होता है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 131 के अंदर जो है, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है हमारे फेडरेशन के अंदर, स्टेट्स है, यूनियन है, इनके बीच में, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो होती है सुप्रीम कोर्ट की होती है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाता है। ठीक है, चलिए चलिए। सो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ लिया। आज की क्लास में जो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके ऊपर सवाल हमने सॉल्व किए। आपने सिंपल इतना काम करना है, CDS, NDS, CAPF जो भी एग्ज़ाम है, यहाँ पे जो क्लास होती है उसको अटेंड करके देखो कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पे कितने सवाल सही आ रहे हैं, कितने गलत आ रहे हैं। अंडरस्टैंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने जो इस लेक्चर की PDF लेनी है, वो PDF जो है बड़ी सिंपल से आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। ठीक है, और SSB के लिए आप आइए, और CDS वगैरह की अगर तैयारी करनी है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ही आपको नंबर मिल जाएगा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, सो अभी के लिए थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड, जय हिंद।